ग्रेविटेशन बेटा, ग्रेविटेशन बेसिकली फोर्स का नाम है, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस। दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है मास की वजह से, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इट इज फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस। मास के कारण जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने एक्सप्रेस किया सबसे पहले मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। हमारे लिए वो इक्वेशन है व्हेन न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, तब उसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड लेटर ऑन उसने ये फाइंड किया कि जिस फोर्स से एप्पल अर्थ के ऊपर गिरा है, वही फोर्स मून को भी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द हैपनिंग्स एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं having masses m1 and m2 and let these two particles are separated by a distance r. Suppose इन particles के बीच में distance कितना है? इन particles के बीच में distance r है। तो जो force है, force of attraction है बेटा, एक चीज और याद रखना, force of attraction, जो gravitational force है that is always attractive force। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 एंड डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, और जो भी ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके डिनोमिनेटर में आपको r स्क्वायर दिखे, उसको बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस डबल करेंगे ना तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, डबल का स्क्वायर 4। लेकिन नीचे फोर्स, डिस्टेंस बढ़ाया फोर्स कम हो गई, डिस्टेंस कम किया फोर्स बढ़ गई। अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा लेकिन स्क्वायर। अगर हम ये 1665 में जो न्यूटन की ऑब्जर्वेशंस थी उसके बेसिस पे न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो इसकी जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखते हैं व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। सो वी राइट कैपिटल जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। बेटा ये जो कैपिटल जी है this is called as universal gravitational constant। ठीक है, why it is called universal। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो बोल सकते थे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, ग्रेविटेशन की इक्वेशन है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं बिकॉज थ्रू आउट द यूनिवर्स इट्स वैल्यू इज सेम। और वो वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट कैसे निकालना है आपको मैंने पहले सिखाया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इस कैपिटल जी का मैथमेटिकल वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटली 1798 में कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था। और जब कैवेंडिश ने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी तब न्यूटन नहीं था, न्यूटन को ये वैल्यू कभी भी नहीं पता थी।
ठीक है, 100 साल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो प्रेजेंट स्टेटमेंट है ना, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, उसमें जी का वैल्यू हमें पता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू 6.67 into 10 raised per minus 11। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल सकते थे। न्यूटन वाज नॉट एबल टू कैलकुलेट कि फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी फोर्स, वो नहीं पता था। ठीक है, ये पता है कि फोर्स मास के प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, बट दैट एब्सोल्यूट वैल्यू इन मैथमेटिकल वैल्यू जो बोलेंगे, न्यूटन और डाइन व्हाटएवर यूनिट हम यूज करें, वो तो कैवेंडिश की इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट हुई। इस g को विच इज 6.67 into 10 raised per minus 11, इसे हम cgs में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ cgs, g इन cgs भी कैसे लिखना है, देखो 6.67 into 10 raised per minus 11 न्यूटन, 10 raised per 5 डाइन मीटर स्क्वायर, 10 raised per 4 centimeter square kg square, 10 raised per 6 gram square. So this will become 6.67 into 10 raised per minus 8, minus 11 plus 5 plus 4, minus 11 plus 9 minus 6 minus 8। ठीक है, कितना बना 6.67 into 10 raised per minus 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सीजीएस में है। तो अगर आपको सीजीएस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एसआई में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट अगर सीजीएस में चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं। Let us understand the direction with the help of this vector form. Newton's law of gravitation in vector form. जिसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो, सपोज करते हैं एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2, and these particles are separated by a distance r। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा m1 के ऊपर, दैट फोर्स इज F12। कैसे पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी F21। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है। हम वेक्टर फॉर्म में लिखते क्या है, वी राइट F वेक्टर, अगर जनरल लिखना होगा तो। सपोज मैं F12 ही लिखता हूं, इट इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये इनकम्प्लीट है अभी, एक तरफ वेक्टर है एक तरफ स्केलर है। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो फिर वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो जब मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया तो यूनिट वेक्टर तो हम कोई भी चूज करेंगे, हम यहां लिख देंगे ऐसे R12। ऐसे हम लिख सकते थे, अगर हमें कंफर्म हो ना कि हमेशा ऐसे ही है, हम लिख सकते हैं आई, हमेशा ऐसे होगा तो जे, बाहर की तरफ होगा तो के। बट ये कंफर्म नहीं है ना कि मासेज ऐसे ही पढ़ेंगे, हो सकता है मासेज ऐसे पढ़े हो, तो फिर हम इसको तो आई नहीं बोल सकते। मैं यहां लिखूंगा स्पेसिफिकली, हियर R12 is the unit vector directed from M1 to M2। R12 क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन M1 से M2 की तरफ है। F21 क्या होगा बेटा, जो फोर्स की डायरेक्शन है ना,
जो देखो, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं F21 लिखूं, इट इज अगेन इक्वल टू G, मासेस तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21। रैंडमली नाम चूज किया, कुछ भी नाम ले सकते हो। हियर R21 इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम M2 to M1। सो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई बेटा। जो R12 और R21 है दोनों यूनिट वेक्टर है। आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर हो, कैसे डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हुआ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो। मैंने लिखा R12 की डायरेक्शन M1 से M2 है और R21 की डायरेक्शन M2 से M1 की तरफ है। तो R21 जो है वो हुआ ना नेगेटिव ऑफ R12 इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शंस। देयरफॉर F21 क्या हुआ? G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21। R21 क्या बना? माइनस R12। ठीक, माइनस साइन को बाहर रखो, F21 आ जाएगा माइनस बाहर G M1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप। और ध्यान से देखिए, यही तो F12 है। तो F21 क्या बना? माइनस ऑफ F12। G M1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू R12। G M1 M2 बाय R स्क्वायर R12, ये तो F12 है। Therefore कंक्लूजन ये है, F12 इज माइनस F21। यही स्टेटमेंट आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी देखी। तो वी कैन से देयरफॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is in accordance with Newton's third law of motion. Newton's law of gravitation is in accordance with Newton's third law of motion. Means the forces are equal in magnitude. जितनी फोर्स F M1 M2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स M2 M1 पे लगाएगा। इसका ये मतलब। In addition to this, हम ऐसे लिखते हैं, देखें, अगर मैं लिखूं F is equal to G M1 M2 by R square, this is called as the scalar form. और जनरली ऐसे लिखूंगा, देखो, कोई 1 2 2 1 नहीं, दिस इज कॉल्ड एज द वेक्टर फॉर्म। GM1 M2 by R square into R cap। ये जो R cap है इसको लिख सकते हैं R वेक्टर बाय R। ठीक है, क्योंकि A cap is A vector by magnitude of A।
वेक्टर फॉर्म देखिए बेटा, यहाँ क्यूब भी दिख जाएगा आपको, बट यहाँ जब वेक्टर लिखोगे तो क्यूब आएगा, अदरवाइज स्क्वायर है। बेटा ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। कितनी फोर्स होगी वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो पार्टिकल्स को एयर में रखा, कुछ फोर्स आई, मैं वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया, सेम पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस पे रहेंगे तो फोर्स सेम रहेगी। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। Force between two particles is independent of nature of the surrounding medium. अगर कैपिटल जी को डिफाइन करना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है, डिफाइन कैसे करना है देखो। अगर दोनों पार्टिकल का मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो एफ कितना हुआ? एफ हुआ जी के बराबर। देन एफ इज इक्वल टू जी। देयरफॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to the force, and ये specifically लिखो, force of attraction between two particles each having mass 1 kg and separated by 1 meter. Each having mass 1 kg and they are separated by a distance of 1 meter. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो जी होगा वो एफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बेटा जो ग्रेविटेशन है ये एक जनरल वर्ड है। किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में, m1 किसी भी एक पार्टिकल का मास, m2 दूसरे पार्टिकल का मास, जनरल टर्म है ग्रेविटेशन। लेकिन जो पर्टिकुलर टर्म है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को ही, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट जो फोर्स होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर दैट हम अर्थ को एक स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, हैविंग मास m एंड रेडियस r। कैपिटल M इज mass of earth, capital R is radius of earth। अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्लेस हेयर, and let the distance between this object and the center of earth is small r।
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखना है। इसका तो साइज, ये एप्पल है, अगर इसका तो साइज नेग्लिजिबल है, बट अर्थ का साइज नेग्लिजिबल नहीं है। तो अगर इस एप्पल का मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M, और ये मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, सेंटर पे, सफियर है ना, सफियर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज रिटन लाइक दिस, gmm/r²। ठीक, देखो अगर ये एप्पल अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, इफ इट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, if the object of mass m is near the surface of earth, then small r is equal to capital R approximately, है ना। अर्थ का रेडियस कितना है पता है ना, what is the value of r, capital R, 6400 किलोमीटर, that is 6.4 into 10⁻⁶ मीटर, बहुत ज्यादा है। तो ये कितना ही दूर होगा एप्पल, 1 किलोमीटर दूर थोड़ी होगा, 10 मीटर 20 मीटर ऐसे होता है। तो इसलिए स्मॉल r की जगह हम मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल R लिखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू gmm/r², क्योंकि ये डिस्टेंस देखने में आपको छोटा लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज 6400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी फोर्स का नाम है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। एंड इसी ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होती है, जब भी फोर्स लगाएं, फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, बिकॉज व्हेनेवर वेलोसिटी चेंजेस वी से दैट एक्सेलरेशन इज देयर। फोर्स एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस कर रही है, एंड ग्रेविटी जिस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड सी F इज इक्वल टू gmm/r² है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन F को m इंटू a भी बोलते हैं, बट ड्यू टू ग्रेविटी जो a है वही g है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, इस m and m will be out. So what is this small g equal to gm/r²। तो किस पे डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी के मास पे तो नहीं करती, स्मॉल m कैंसिल है यहाँ, अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे। लेकिन मैंने आपको बोला ये सफियर है, हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे तक ले जाएंगे अभी। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, then it is equal to m/4/3 pi r cube. What is density? Mass per unit volume. So what is mass? मास को लिखेंगे बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो g क्या बनेगा, g/r² इंटू g/r² इंटू इस m की जगह क्या लिखूं, 4/3 pi r cube इंटू रो। ये r² r³ के साथ एक कैंसिल हो जाएगा,
दो एक्सप्रेशन बताए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। देखो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए कोई, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली डेंसिटी की बात की हुई है और यहाँ मास की बात की है, इसलिए ये डिफरेंस है। अगर मास कांस्टेंट हुआ, दो प्लैनेट्स का मास अगर एक जैसा है तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन अगर उनकी डेंसिटी एक जैसी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, ऐसे लिखूंगा देखो, if two planets have same mass, then g1 by g2 is equal to r2 by r1 whole square। इनवर्स है ना, g1 यहाँ r1 स्क्वायर, g2 नीचे तो r2 ऊपर। लेकिन इफ टू प्लैनेट्स है, अब इस चीज को आपने रीड करना है प्रॉपरली क्वेश्चन को। इफ टू प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी, अगर दो प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम, जी तो है ही कांस्टेंट, तब ये g1 बाय g2 जो होगा ये r1 बाय r2 होगा। सिंपली ये समझना पहले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है तो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, और अगर मास सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? Therefore acceleration due to gravity depends on mass and density, mass, density and radius of the planet। किस पे डिपेंड नहीं करती? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लोकेशन भी चेंज होती है, वो हम डिटेल में अभी बाद में देखते हैं। हम मेनली फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा आज। ठीक है, फोर्स के बीच में ग्रेविटी आ गया क्योंकि फोर्स जो है दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, हमने जो फोर्स पता करी वो तो दो चार्जेस के बीच में थी। अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे ना तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स अमंग
मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स, मासेस, कुछ भी बोलो। सपोज करते हैं एक पार्टिकल का मास है m0, एक पार्टिकल का मास है m1, एक पार्टिकल का मास है m2, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हैविंग मासेस m1, m2, m3, mn, और हमें बोला है फाइंड आउट द फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल जिसका मास है m0। सो किसी भी सिस्टम में यहां आपको बस वेक्टर एडिशन पता होना चाहिए क्या होता है। इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, system of particles, sorry, the total force acting on a particular object or particle is equal to the vector sum of forces due to all other particles। टोटल फोर्स किसी भी एक के ऊपर पता करनी है तो बाकी जो बच गए सारे उन सब की फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है। ठीक है, इस वेक्टर सम को हमने पहले भी समझा हुआ है, एक बार हम फिर से देखेंगे। देखो, मान लो ये हमारे पास सिस्टम है कोई जो हमने खुद इमेजिन किया है, समटाइम्स आपको गिवन होगा सिस्टम m1, m2, m3, mn एंड m0 के ऊपर फोर्स पता करनी है। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखना है कि किसके ऊपर फोर्स पता करनी है, वो देख लिया हमने m0 पे। अब m0 पे फोर्स लगाएगा कौन कौन? m0 को m1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, so that is F01, force acting on m0 due to m1। m2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, that is F02। m3 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, that is F03। mn अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, that is F0n। टोटल फाइंड कैसे करेंगे? किन्हीं दो, पहले तो ये लिखूंगा, देखो, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज F0 इज इक्वल टू F01 वेक्टर में प्लस F02 F03 दिस मीन्स F0 विल बी F01 हो गया बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स G m0 m1 डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को बोल देंगे R01, 0 से 1 की तरफ है, इसको बोलेंगे R02, इसको बोलेंगे R03, R0n, R01 स्क्वायर, G m0 m2 बाय R02 स्क्वायर, G m0 m3 बाय R03 स्क्वायर प्लस सो ऑन G m0 mn बाय R0n स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये कि पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ना वो दो ही चार्जेस के लिए है, दो ही पार्टिकल्स के लिए है, लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑफ कोर्स यहाँ ये मैंने स्केलर फॉर्म लिखी अभी, वेक्टर फॉर्म लिखने थी, R01 कैप, R02 कैप, R03, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये आपको कल जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें समझ आएगा कि ये करना कैसे होता है। अभी तो खाली स्टेटमेंट है।
मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या करना है। हमें m0 के ऊपर फोर्स पता करनी है। ये मान लो m0, एक फोर्स लग रही है इधर, एक फोर्स लग रही है इधर, एक फोर्स लग रही है इधर, ठीक है, कुछ भी नाम रख लेता हूँ रैंडमली, 1 2 3, ठीक है, ये m0, ठीक है, ये 1 की फोर्स आ गई, ये 2 की आ गई, ये 3 की आ गई, है तो अट्रैक्टिव ही। हम क्या करते हैं, पहले पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट पता करेंगे, ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से। फिर जो ये रिजल्टेंट आया उसको तीसरे के साथ निकालेंगे, ठीक है। आपने कल क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ पढ़ के आ जाओ वेक्टर्स का, विद ऑल स्पेशल केसेस, थीटा 0 पे, 90 पे, 180 पे क्या वैल्यू होती है। तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम कल करते हैं। दो के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे, इन दो के बीच में ये हर बार आएगा, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे दो दो का, इन दो का जो रिजल्टेंट निकला, इन दो का जो रिजल्टेंट निकला, फिर उनका रिजल्टेंट, वो जो रिजल्टेंट निकले रिजल्टेंट्स का रिजल्टेंट, ठीक है। दैट इज व्हाट वेक्टर एडिशन इज। कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वेक्टर सम लेना है फोर्सेस का। कौन सी फोर्सेस? उस पार्टिकल के ऊपर जो लग रही है ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट along with parallelogram law, triangular law पढ़ के आ जाइए। tomorrow we'll start numericals on this.